जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 12th वाला, इसके आंसर चेक करो एक बार। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है 308640, ये आ रहा है 308640 एम पर आंसर। ए पार्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 308640। एक बार सुनते जाओ। एनपीवी आ रहा है 13730, 13730। देन पीआई इज 1.0445, डिस्काउंटेड पे बैक 3.845 ईयर या 3.85 ईयर कर दो। हाँ 0.84 चलेगा, 3.84 ईयर। बस ये MIRR मैंने मना किया था। कितने लोगों ने किया है वाला भाई? वैसे इसमें तो ये डिस्काउंटिंग रेट गिवन है ना, आपको गिवन है तो यही वाली लो ना, फिर तो एग्जैक्ट वाले का वैल्यू आपको डिस्काउंट। हाँ IRR पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, तो इनफ्लो कितना है? 1 लाख रुपए 2 साल का। 1 लाख रुपए 2 साल का इनफ्लो है, 80,000 रुपए 2 साल का है और 50,000 का सालवेज है। तो टोटल इनफ्लो कितना है? 1 लाख पे पहले 2 साल का फैक्टर, 80,000 पे तीसरे चौथे साल का फैक्टर, 50,000 पे चौथे साल का फैक्टर, 12% की रेट पे, तो वो इनफ्लो आउटफ्लो बराबर आ जाएंगे। तो इनिशियल आएगा 308640, आप चेक करो 308640 कैसे आएगा? 1 लाख इंटू आप करो ना, रेट क्या है? 12%। 1 लाख इंटू 0.893, 1 लाख इंटू 0.797, 80,000 इंटू 0.712, 80,000 इंटू 0.636 और 50,000 इंटू 0.636। राउंड ऑफ कैसे किया? मतलब ये वैल्यू नहीं। तो यहां मेरी बात सुनो, जब तुमको टेबल में, अभी सुनो, आपको जब क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंटिंग रेट गिवन है तो कैलकुलेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपका एग्जैक्ट आंसर, क्वेश्चन डिस्काउंटिंग रेट दे रहा है, मतलब अपने को वो लेनी है। फिर अगर मान लो यहाँ 5, मान लो आगे 4-5 भी गिवन हो, तो फिर 4-5 डेसिमल लेना है फिर अपने को। तो राउंड ऑफ की जरूरत वहां पड़े जहां ये टेबल नहीं गिवन हो, जहां गिवन है वहां जरूरत ही नहीं है। उसके बाद एनपीवी 13730, पीआई 1.0445 और डिस्काउंटेड पे बैक 3.85 ईयर। करा सबने? साक्षी क्यों करना चाहिए था ना, जब एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, करा ही नहीं। इधर अर्चा, क्वेश्चन एक दिया, सब करके आया करो। कल कौन सा क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने? 17 कराया था। एक शीट सब लोग ले लेना, एक तो है ना, शीट सब लोग कलेक्ट कर लेना। बिना शीट्स के मैं कल से अलाउ नहीं करूंगा मेरी क्लास में, भले तुम बाहर बैठो। फिर शीट सबके पास होनी चाहिए क्लास में। मेरे को बार बार ये पढ़ाने में दिक्कत आती है, फिर कुछ भी नोटिंग कराना हो कैसे कराऊं मैं? तो आप शीट्स कलेक्ट कर लेना अभी ऑफिस से, ठीक है ना। दूसरी बात, अब देखो क्या पोजीशन है, वो कल जो मैंने समझाया समझ में आया? ZDRS वाला कंसेप्ट, कोई डाउट? ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, इंफॉर्मेशन को इस कोड में अरेंज करना है। किसमें? ZDRS में। जब भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो, इंफॉर्मेशन को इस कोड में अरेंज करना है ZDRS में। Z जीरो एयर आउटफ्लो, Z में वर्किंग कैपिटल आएगा, D डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, R रिकरिंग कैश फ्लो और S साल्वेज वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। अब केस स्टडी में इग्नोर संक कॉस्ट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ संक कॉस्ट? बताओ, जो लग चुकी है। जैसे अभी मान लो हमको कोई प्रोजेक्ट करना है, बोले एक मशीन खरीदनी है 5 लाख की, लेकिन उसमें 50,000 रुपए खर्चा अपन लोग R&D में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 5 लाख की मशीन खरीदनी है, बोले 50,000 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर चुके हैं, तो इसको इग्नोर कर देना है क्योंकि ऑलरेडी लग चुकी है ना।
इससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज योर संक कॉस्ट। आप पढ़ रहे हो, पढ़ के तो फीस भर रहे हो, सीएमए इंस्टीट्यूट को भरे हैं 23,000 रुपए, भरे कि नहीं भरे? अब सीएमए इंस्टीट्यूट क्या एंट्री करेगा बताओ उसकी? एक तो होता है कि यार कैश अकाउंट डेबिट, अब सीएमए तुम क्या एंट्री करोगे बताओ? आप क्या एंट्री करोगे? आपने 23,000 भरे, चलो तुमको तुम्हारी भाषा में समझाते हैं आज, बताओ क्या एंट्री करोगे? अच्छा आप क्या एंट्री करोगे? आपने पेमेंट किया आईसीएमआई टू बैंक, एक तो एंट्री ये होगी। एक होगी, मैं आपसे 3-4 ऑप्शन देता हूँ, एमसीक्यू होता है ना, वो देता हूँ, चलो, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और एक एंट्री करोगे पीएनएल टू बैंक। बताओ वो क्या एंट्री करनी है? सेकंड वाली। और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंट्री तुम करोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा वो, बोला हटाओ हमको डेटर बना दिया, और तुम पैसा वापस मांगोगे कि ला हमारा पैसा वापस दे। सेकंड और थर्ड जो पढ़ेंगे उसके लिए एंट्री नंबर 2 वैलिड होगी, और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए ये डिफरेंस है, एक एक्सपेंस में जाएगा, एक का इन्वेस्टमेंट बनेगा। और सीएमए इंस्टीट्यूट पता है तुम्हारे लिए क्या एंट्री करेगा? जो थर्ड एंट्री कर रहा है उसके लिए कैश टू रिजर्व एंड सरप्लस है। तो अभी तक कॉर्पस इतना बड़ा है, सीए इंस्टीट्यूट के पास ऐसा बताते हैं कि बीसीसीआई के बाद सबसे लार्जेस्ट पैसा है सीए इंस्टीट्यूट के पास में। उनकी बैलेंस शीट है 200, 300, 400 करोड़ की। अभी पैसा कहां से रहा है? तुम्हारे से बच्चे तो भर रहे हैं, 90% बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, 10% बच्चे पास हो रहे हैं, तो 90% तो फीस ही दे रहे हैं ना सिर्फ। तभी तो इतना बड़ा कॉर्पस बनता जा रहा है, एग्जाम फीस बार बार भरते रहते हैं, तो उनके लिए तो कमाई का सरिया 90% वाले बच्चे। तो तुम्हारे ऊपर एंट्री क्या करनी है, सेकंड या थर्ड, बट वॉट एवर एंट्री यू आर डूइंग दैट इज योर विच कॉस्ट। ये होगा तो रिकवर कर तुम कर लोगे, और ये होगा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। समझे बात को? तो संक कॉस्ट मतलब क्या होता है बताओ? ऐसी कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, जिसका आगे कोई डिसीजन पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक मशीन खरीदे हो, 50,000 रुपए का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी कॉस्ट है? संक कॉस्ट है, वो डूब गया है पैसा। अब आगे मशीन लो या नहीं लो, उस कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो सेकंड पॉइंट देखो, इग्नोर संक कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड should be ignored. For example, research and development work undertaken by a company prior to installation of machine which have already incurred should ignored while considering budgeting decision. Always consider opportunity cost. अब अगला पॉइंट क्या है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है? अब आप आज जहाँ पढ़ रहे हो या मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं, उस टाइम पे कुछ और काम कर सकता था। तो मशीन को अगर हम ले रहे हैं और कुछ चीज फॉरगो कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिसीजन में अपन ये पढ़े डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा कंसीडर करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ फोरगोन अल्टरनेटिव। मशीन ए पे मेरे को फायदा 50,000 का है, मशीन बी पे 40,000 का है, तो मशीन ए पे नेट फायदा कितना है मेरे को सिर्फ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसको कंसीडर करना है मेरे को। नेक्स्ट अलोकेटेड, ये पॉइंट बाद में पढ़ते हैं। कैपिटल गेन और लॉस, ये कल मैंने बताया था, वो कैपिटल गेन और लॉस